चुनाव मंच में आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर, 5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ। वो योगी जिनके तन पर भगवा चोला है, वो योगी जिनकी जुबान पर खांटी हिंदुत्व के धधकते जुमले हैं, वो योगी जिनका आदेश उनके समर्थकों के लिए कानून होता है, वो योगी जिनकी धमक, जिनकी हनक पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, वो योगी जिनकी हर बात पर उनके कार्यकर्ता कुछ भी करने, मरने, मारने को तैयार होते हैं, वो योगी जो चुनाव के महासमर में विजय की पताका लहराने बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार में कूद रहे हैं। वो योगी जब चुनाव प्रचार में कूदते हैं तो कहा जाता है वो बात हिंदुत्व की करेंगे, वो कैराना की करेंगे, वो हिंदू मुसलमान की करेंगे। वो योगी एक बार हमारे चुनाव मंच पर हैं। योगी आदित्यनाथ का स्वागत है चुनाव मंच पर। अगर इस देश का बहुसंख्यक हिंदू प्रताड़ित हो तो अब समस्या नहीं, और अगर कहीं कहीं पर किसी अल्पसंख्यक समुदाय के पैरों में कांटा चुभ गया तो एक समस्या। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बड़ा असुरक्षित महसूस करता हूं। 19 जनवरी 1990 में कश्मीर में हिंदुओं को सामूहिक पलायन करना पड़ा था। क्या हम इस प्रकार की छूट अगर कश्मीर में दे रहे हैं तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दे दें? आप भूले नहीं होंगे मुजफ्फरनगर का दंगा। मुजफ्फरनगर में अगर जाट मारा गया था तो मुजफ्फरनगर में जाटों भी उसी रूप में मारा गया था। और आज तक कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वे हत्यारे, वे अपराधी किसी वर्ग विशेष के होंगे। जो लोग जैसी भाषा समझते हैं उनको उसी भाषा में हम जवाब देंगे तो ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ हमारे साथ हैं। योगी आदित्यनाथ चुनाव की रैलियां शुरू कर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले दौर का चुनाव होना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ पहले दौर के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही कैराना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही मुजफ्फरनगर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बुलंदशहर है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो तमाम शहर हैं जहां पहले दंगे हुए हैं, जहां हिंदू मुस्लिम वोटों का पोलराइजेशन हुआ है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही वो इलाके हैं जहां से इस बार तय होगा कि बीजेपी को वहां से कितनी सीटें मिलेगी। इसलिए हम बात शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ से, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनना चाहेंगे योगी जी, चूंकि आप चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, हालांकि उसमें दुखती रंग आपकी क्या है उस पर हम आगे बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा, कितनी सीटें बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी और उत्तर प्रदेश के गुंडा राज को, उत्तर प्रदेश की अराजकता को समाप्त करके उत्तर प्रदेश में सबका विकास और सबकी सुरक्षा की गारंटी भी लेगी। सीटें मैं सुनना चाह रहा हूं आपसे योगी आदित्यनाथ, चूंकि 300 सीटों की बात हो रही है, हर बार एक आंकड़ा होता है, अब की बार 300 पार, तो आप कुछ आकलन बता सकते हैं कि आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार कितनी सीटें मिलने वाली? अभी मान के चलिए कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये जो 300 का आंकड़ा बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कह रहा है, उससे आप सहमत नहीं? हाँ, बिल्कुल सहमत हूं। 2/3 बहुमत तभी आएगा जब 300 से ऊपर सीटें पाएगी। तो अब एक चीज जानना चाह रहा हूं योगी आदित्यनाथ की, चुनाव में जब भी चुनाव होते हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे के तौर पर देखा जाता है, और जाहिर है आप हिंदुत्व के एक आइकन भी माने जाते हैं। इस चुनाव में आपको लगा नहीं कि उत्तर प्रदेश में भी किसी चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवारवादी, वंशवादी या जातिवादी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे पास चेहरों की कमी नहीं, हमारे पास बड़े नेता भी हैं, हमारे पास सामान्य कार्यकर्ता भी है। ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा और भारतीय जनता पार्टी को जनता उत्तर प्रदेश की अराजकता को, यहाँ की गुंडा राज को समाप्त करने के लिए समर्थन दे। लेकिन मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि चेहरा आप क्यों नहीं हो सकते थे? आपका इतना बड़ा चेहरा है, 5 बार सांसद रहे, सबसे युवा सांसद के नाम के तौर पर भी आपका नाम दर्ज है, चेहरा आप भी हो सकते थे। चेहरा महत्वपूर्ण नहीं, उत्तर प्रदेश की सूरत बदलने का जज्बा होना चाहिए, और उत्तर प्रदेश की सूरत को भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बदलने की क्षमता रखता है। ये तो कहने की बात है सैद्धांतिक तौर पर योगी जी, आप भी जानते, थोड़ा दिल खोल के बात करिए, थोड़े आपके दिल में क्या है? क्या आप जहां नहीं सिद्धांत चाहते? होगा वहीं व्यवहार भी होगा। क्या आपकी जो हमारा ख्वाहिश सिद्धांत नहीं है वही कि- व्यवहार में बदलेगा। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश में चेहरा होते?
मेरी ख्वाहिश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। उस सरकार का चेहरा आप हो, ये आपकी ख्वाहिश नहीं है? कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, हम सबके मिशन का हिस्सा अगर वो बनता है तो अपने आप में योगी है। लेकिन मैं तो फिर वही जानना चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ में ऐसी क्या कमी है कि जो 5 बार सांसद रहे हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं, स्टार प्रचारक रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया गया? या आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता वो ही सवाल उठा रहे हैं? बहुत सारे मुझसे भी सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं और मुझे लगता है कि उन सबको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। अगर हमसे वरिष्ठ कोई है, मैं समाजवादी पार्टी की तरह यह कार्य नहीं कर सकता हूं कि बड़े लोगों को गिरा करके, जबरन हटा करके और किसी की कुर्सी पर कब्जा करूं। हमारे पास बहुत सारे अवसर हैं और एक योगी के रूप में ये मुझे लगता है कि मेरी जो जिम्मेदारी है, मैं अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा और उसके अनुसार कार्य करूंगा। तो मैं लेकिन आप ही से सवाल पूछ रहा हूं फिर कि आप ही कुछ उम्मीदवार के नाम बता दीजिए कि कौन आपके हिसाब से बीजेपी का अच्छा मुख्यमंत्री हो सकता है। आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल और भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड यह तय करने में सक्षम है और समय आने दीजिए, सारी चीजें तय होंगी। कुछ नाम बता दीजिए, जैसे आपने कहा बहुत सारे कार्यकर्ता, कुछ नाम, 5-6 नाम हमारे पास राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे पास कलराज मिश्रा जी हैं, हमारे पास जो है और भी तमाम चेहरे हैं। नहीं, लेकिन आप जो रत्ना सिंह का नाम बता रहे हैं, आप केशवनाथ मौर्य का नाम नहीं बता रहे हैं? केशव मौर्य जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वे भी अपने आप में एक चेहरे हैं। मुख्यमंत्री के दावेदार उम्मीदवार के तौर पर वो भी हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दावेदार है। लेकिन आप नाम रत्ना सिंह का ले रहे हैं, आप केशव मौर्य। मैंने राजनाथ सिंह जी का नाम लिया, रत्ना सिंह का नाम अच्छा, राजनाथ सिंह। तो और कुछ उम्मीदवार ऐसे जो आपको लगता है कि बीजेपी में हैं जो अच्छे? मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की क्षमता रखता है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी से अच्छी सरकार देने की क्षमता भी रखता है। आप खुलकर बोल नहीं रहे हैं योगी आदित्यनाथ। कुछ ऐसा है जो योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी के खिलाफ है, बहुत ही गार्डेड बोल रहे हैं, बहुत सोच समझकर बोल रहे हैं। सवाल उठता है कि बीजेपी में इतने नेता हैं, जब भी लोग हो सकता है अपनी दावेदारी ना करें, आप 5 दूसरों के नाम बता दें दरिया दिली दिखाते हुए कि ये सब बन सकते हैं, चाहे स्वामी मौर्य हो, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे। इतने बातों से आपको पसीना आ रहा है, अगर मैं खुल के बोलूं तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा है योगी जी। लेकिन चलिए, ये एक बात ये भी आई कि चूंकि आप जितने लोगों को टिकट देना चाहते थे या दिलाना चाहते थे अपने इलाके में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उनमें से बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिला या आपकी बात नहीं मानी गई। इससे भी आपके ही करीबी लोग, हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता नाराज हुए और उन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान भी कर दिया। देखिए, टिकट पर हर कार्यकर्ता का दावेदारी करने का अधिकार है, लेकिन एक अनार 100 बीमार है। एक टिकट है, 100 कार्यकर्ता दावेदारी करेंगे, मिलेगा एक को। सबसे बातचीत हो गई थी और सबके बावजूद अगर किसी को अपनी ताकत को आजमाइश करनी है तो स्वतंत्र है, लेकिन अधिकतर कार्यकर्ताओं ने मान लिया है, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे, उनके समर्थन में मतदाताओं से मतदान कराने की अपील करेंगे। एक अनार 100 बीमार, आपने सही मुहावरा कहा। लेकिन एक अनार मतलब अगर यूपी की कुर्सी देखें तो 100 बीमार हो सकते हैं, लेकिन एक बीमार योगी आदित्यनाथ उसमें है या नहीं कुर्सी के लिए? मैंने कहा ना, योगी किसी की चीज की दावेदार भी नहीं है, ना योगी ने किसी चीज के लिए आवेदन किया है। मैं एक योगी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है बहुत चोट खाए हुए हैं योगी आदित्यनाथ। 2014 में आपको केंद्र में सरकार बनी, तमाम लोग मंत्री बन गए, योगी आदित्यनाथ के यहाँ सुना गोरखपुर में मिठाइयां तक बांट दी गई कि बस बनने वाले हैं, नहीं बने। मुझे लगता है कि अभी आपने योगी को समझा ही नहीं है। अगर आप योगी को समझे होते तो संभवतः ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछते। तो आपकी कोई ख्वाहिश नहीं है सत्ता में जाने की? कभी नहीं, कभी नहीं। किस चीज की ख्वाहिश है? फिर राजनीति में है, 5 बार आप सांसद हैं। ख्वाहिश एक ही है, प्रदेश में विकास होना चाहिए, प्रदेश में हर नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, इस पर आप खुलकर योगी जी बोल तो नहीं रहे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, चलिए योगी आदित्यनाथ का यूपी में चुनावी मुद्दा और एजेंडा क्या है? नरेंद्र मोदी का मुद्दा और एजेंडा तो लोग जानते हैं, चूंकि वो रैलियों में बोल रहे हैं, लेकिन आपको हमने सुना है बीते 10 दिनों के अंदर जो 2-3 जगह आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा है, योगी आदित्यनाथ का एजेंडा क्या है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वही मेरा एजेंडा भी है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास की बात भी कही है, भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा की बात भी कही है, और हम इन दोनों मुद्दों पर इस चुनाव में आए हैं। अगर हम विकास कराएंगे तो हमें सुरक्षा देनी भी होगी। पिछले 14 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता फैली है, यहां पर हर व्यक्ति, कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति है। किसी भी जनपद में आप जाइए, व्यापारी लूटा जा रहा है, व्यापारी मारा जा रहा है, मां बहनों की इज्जत असुरक्षित है, और उन स्थितियों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो और भी खतरनाक हो चुका है। वहां पर बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर बालिकाएं स्कूल नहीं जा सकती। अकेले भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करेंगे, अन्य दलों को क्या बहनों की सुरक्षा, बालिकाओं की सुरक्षा की चिंता नहीं? वे करना नहीं चाहते, क्योंकि जितने भी उच्छृंखल तत्व हैं, ये सपा और बसपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके संरक्षण में फल फूल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता फैला रहे हैं। सामूहिक पलायन क्या कोई इश्यू नहीं यूपी में? केवल कैराना और कांधला तो मीडिया की नजरों में आ गया। मैं कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक कस्बे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां पर पलायन हुआ है। आप गाजियाबाद में चले जाइए, वाल्मीकि बस्ती पूरी तरह खाली हो चुकी है, कोई मुद्दा नहीं बनता है, दिल्ली के एकदम नजदीक है। बस योगी आदित्यनाथ यहीं आप अपने एजेंडे पर आ गए। क्या आप आ गए पलायन पर? और पलायन पर कैराना को मीडिया ने मुद्दा नहीं बनाया योगी जी, कैराना को मुद्दा हुकुम सिंह ने बनाया, जो बीजेपी के सांसद थे, संगीत सोम ने बनाया, और अब आप लोग बना रहे हैं। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश में मुद्दा फिर वही कैराना मॉड्यूल है कि आप पलायन को मुद्दा बनाएंगे? आपने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अपनी रैली में कह दिया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति कश्मीर जैसी हो जाएगी अगर सपा की सरकार आएगी, और 1990 से तुलना करें। तो आप एक तरह से बहुत डरावना माहौल चुनाव के पहले बनाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश करके, डरा कर। मैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में जनता को यह भी नहीं बता सकता हूं कि आपकी सुरक्षा पे सेंध कौन लोग लगा रहे हैं, कौन लोग हैं। आखिर कश्मीर की घटना एक दिन में एक दिन में घटित नहीं हुई। 19 जनवरी 1990 एक दिन में नहीं हुआ। 19 जनवरी 1990 को आने के पहले इसी प्रकार के संगठित अपराध ने पूरे कश्मीर को रौंदा है। सरकारें आंखें बंद करके, जैसे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर मौन थी, मौन है, वैसे ही कश्मीर के अंदर की सरकारों ने भी वही मौन धारण किया हुआ था, उनको संरक्षण दिया। और यही स्थिति आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगर वहां रोका नहीं गया इस पलायन को, तो निश्चित ही एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हो, वह दिन ना आए। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सत्ता बाद में आएगी, पहले उनको सुरक्षा की प्रति आगाह करें, और वही काम हम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, बस यही जो आप बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ाकर आप बोल रहे हैं। कैराना में कुछ लोगों ने घर छोड़ा, लेकिन कैराना नहीं, 25 शहर, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2 दर्जन से अधिक ऐसे कस्बे हैं, हाँ, और दर्जनों गांव हैं। हाँ। आप जाइए वहां थोड़ा मौके पे जाके। नहीं, दर्जनों गांव हैं तो वो तस्वीर और वो कहानी तस्वीर है ना, मौके पे जाइए आप। नहीं तो आपके सांसद सिर्फ कैराना की बात कर रहे थे, संगीत सोम कुछ इलाके की बात कर रहे थे। अब योगी आदित्यनाथ मैं तो गाजियाबाद बोल रहा हूं, लेकर पहुंचे अपने, गाजियाबाद बोल रहा हूं, मैं मुरादाबाद आपको बोल रहा हूं, मैं मेरठ आपको बोल रहा हूं, आप देवबंद और उसके आसपास के क्षेत्रों में चले जाइए, आप बरेली में चले जाइए, सब जगह लोग छोड़कर चले गए। हर जगह लोग व्यापक स्तर पर पलायन हुआ है। बहुत एग्जैजरेटेड, बहुत अतिरंजित बात आप जाइए ना, आप क्या एक बार निष्पक्ष अपनी टीम को नहीं, मैं जाता हूं, हमारी टीम भी जाती है योगी जी, लेकिन हम योगी की आंख, योगी का चश्मा, योगी का एजेंडा लेकर नहीं जाते। योगी तभी बोलता है क्योंकि योगी दूरदर्शी होता है। अच्छा, योगी आज की बात नहीं कर रहा है, योगी भविष्य की बात कर रहा है, इसलिए उनको बता रहा है। उसको भी आपने पहले देख लिया था। बिल्कुल, मैं जान रहा हूं, हुए थे, आपने पहले देख लिया होगा कि होने वाला है। देखिए, समझदारी इसी में है कि हम ठोकर खाने का इंतजार न करें। समझदारी यह है कि ठोकर अगर कहीं लग रही है तो हम उसी से सबक सीख जाएं। कश्मीर में ठोकर लगी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठोकर न लगे, यही हमारे लिए समझदारी है। योगी आदित्यनाथ रोकें और सख्ती के साथ रोकें। योगी आदित्यनाथ, जैसे देखिए, एक अच्छी चीज आप में क्या है कि जब आपके मन की बात आती है तो आपके चेहरे पर तेज, गुस्सा, आक्रोश सब आता है, लेकिन जहां दिल का दर्द आ रहा था, उम्मीदवारी की बात, आपके मन लायक टिकट नहीं मिलने की बात, बहुत आप शांत थे, क्योंकि लग रहा था कि कोई बॉल इधर उधर न चला जाए जिससे क्लीन बोल्ड हो जाए। लेकिन चलिए, अभी आपके मन की बात है, योगी के एजेंडे की बात है। उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप योगी आदित्यनाथ जो बता रहे हैं तस्वीर,
हमारे रिपोर्टर लोग सब लोग जाते हैं, वैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है नहीं। लेकिन चूंकि ये कह के आपको चुनाव में फायदा दिखेगा, हिंदुओं को डराकर, मुसलमानों का भय दिखाकर, इसलिए आप उसी ढंग से उत्तर प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं। और जो आपकी रैलियों में जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं, टास्क फोर्स की बात तो चलिए बीजेपी ने मैनिफेस्टो में भी कहा है, लेकिन ये डराकर ऐसा लगता है कि आपका पूरा गेम प्लान यूपी के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए योगी का एक अलग गेम प्लान है। मेरा कोई अलग गेम प्लान नहीं है। जो हमारे चुनाव मैनिफेस्टो का हिस्सा है, इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा है, मैं उसी के अंतर्गत इन सब बातों को उस कह रहा हूं। मैनिफेस्टो में है कि 25 जगह पलायन हुआ है। हमने 25 जगह पलायन नहीं, हमने सांप्रदायिक हिंसा से संवेदनशील क्षेत्रों में सामूहिक पलायन की घटना को रोकने के लिए वहां पर स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने की बात और डिप्टी कलेक्टर की तैनाती और जिलाधिकारियों को वहां के लिए पूरी तरह जवाबदेही बनाने की बात कही है। मैं कहता हूं, इस बात को समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कहती है? मायावती जी आज रैली में तो इस बात को कहती है कि हम सामूहिक पलायन को रोकेंगे। कल तक आप कहते थे कि सामूहिक पलायन कोई इशू नहीं, आज मायावती जी भी इस बात को कहती है कि सामूहिक पलायन हुआ है। चलिए, आपके लिए पलायन बहुत बड़ा इशू है। पलायन बहुत बड़ा इश्यू है बिल्कुल, आपके लिए होगा। विकास के साथ साथ सुरक्षा भी आवश्यक है। कोई इशू होगा भी नहीं चुनाव में योगी जी, क्योंकि आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपका भगवा वस्त्र और आपका कट्टर हिंदुत्व, आपकी छवि आपको पलायन के पास ले जाएगी। लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूं। होता है, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी के पास ले जाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की जितनी रैलियां हुई है चुनाव के दौरान, और आज भी मेरठ में उनकी रैली होगी, हर रैली में वो विकास की बात करते हैं, वो उत्तर प्रदेश को एक अलग लेवल पे ले जाने की बात करते हैं, गांव में बिजली, किसान को फायदा, इसकी बात करते हैं, नीम कोटेड यूरिया की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ पलायन की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक मिनट सुन लीजिए, कि उत्तर प्रदेश में 2 पिच तैयार है। एक पिच पर नरेंद्र मोदी चलेंगे, एक पिच पर योगी चलेंगे। योगी के पीछे साक्षी, संजीव बलियान, संगीत सोम, बैंड बाजा बारात। आपको नहीं लगता है कि आपने मेरे पूरे भाषण को सुना है? अच्छा होता कि पलायन के साथ साथ जो हम लोगों ने लघु और सीमांत किसानों की बात मंचों पर रखी है, जो हम लोगों ने यहां पर बिना भेदभाव के नौकरियों की बात कही है, भ्रष्टाचार का जो इशू उठाया है, पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर कि 86 में से 56 एक जाति के एसडीएम भर दिए जाएं। पहली बार हुआ है कि 1.5 लाख भर्ती पुलिस में नहीं हो पाई, 2.5 लाख भर्ती शिक्षकों की नहीं हो पाई, क्योंकि उन सबको रोका है। ये इशू भी हम लोगों ने मंचों पे रखा है। हमने विकास की बात भी कही है, 70 लाख नौजवानों को रोजगार की बात भी हम लोगों ने इस बात में कही है, मंचों पे भाषण भी हुए हैं। लेकिन आप उसके एक पक्ष को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर कहता हूं कि विकास के साथ साथ सुरक्षा एक इशू है और हम इसको लेकर के जनता के पास जाएंगे। तो सुरक्षा इशू है, मतलब हिंदुओं को की सुरक्षा इशू है। हमने सबकी बात मारे जाएं अगर, हमने जाति, मत और मजहब की बात नहीं कही। आप मेरे भाषण को कोट कर रहे हैं, वहां पर ना हिंदू है ना मुस्लिम है, उपद्रवी कोई भी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन नहीं, आप एक बात तो सुनिए पहले। मायावती जी जो कहती हैं कि दलित और मुस्लिम एक हो जाओ, तो तब आपको ये अच्छा लगता है। नहीं, तब भी हम जब समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम की बात करती है तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं उन तत्वों के खिलाफ जो दंगाई हैं, जो सामूहिक पलायन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो गया और ये लोग सेकुलर हो गए। क्या बात करते हैं? दोहरे मानक बंद होने चाहिए। आपके सहयोगी साथी लोग यहां तालियां भी बजा रहे हैं योगी जी, लेकिन सवाल उठता है कि यही मुद्दा 2014 के चुनाव के बाद, जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे थे, उस लोकसभा चुनाव के बाद जिस लोकसभा में 73 सीटें एनडीए को मिली, उसमें जब चुनाव हुए, जिसके आप स्टार कैंपेनर थे उपचुनाव के, और आपने लव जिहाद से लेकर तमाम मुद्दे उठाए, बीजेपी का सफाया हो गया। 3 सीटें बीजेपी को मिली, 11 जो बीजेपी की अपनी सीटें हैं उसमें से बीजेपी की हार हो गई, 3 मिली। तो वहां योगी आदित्यनाथ ने जिस ढंग से कैंपेन किया वो नहीं चला। 3 मिली थी ना? हाँ, 3 मिली थी। उपचुनाव सत्ताधारी दल का होता है। चुनाव आयोग की प्रासंगिकता उपचुनाव में बहुत अच्छी नहीं होती है, और 3 मिले, बहुत मिले हैं। मैं कहता हूं इस इलेक्शन में फिर वही इश्यू आ जाए तो सपा बसपा का सफाया हो जाएगा। योगी जी, लेकिन जो हुआ उस सफाया जिस ढंग से बीजेपी का हुआ, कहा जाता है कि उसके पहले योगी आदित्यनाथ का सितारा बहुत बुलंद था, और जब बीजेपी का सफाया हो गया उस लव जिहाद के मुद्दे पर, जिसके नाम पर आप प्रचार प्रसार करते रहे, तब बीजेपी को समझ में आया कि नहीं, ये तुरुप का इक्का सिर्फ लव जिहाद पर नहीं चलेगा। इसलिए इस बार जब यूपी की चुनाव अभियान समिति भी बनी, तो योगी आदित्यनाथ जैसे दिग्गज 5 बार के सांसद उस समिति में ही नहीं है। देखिए, मैं आज तक किसी भी समिति में नहीं हूं,
इससे पहले भी नहीं था। मैं 5वीं बार सांसद हूं, था नहीं, हूं आज भी। इसके अलावा इससे पहले भी मैं किसी चुनाव समिति में नहीं था और मेरा प्रयास होगा कि आगे की किसी चुनाव समिति में न रहना पड़े। लेकिन यह तय है कि लव जिहाद तब भी इशू था, आज भी इशू है। एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करना ये उसी का हिस्सा है और हम लोग सख्ती के साथ छेड़खानी की घटनाओं को रोकेंगे। तो योगी जी, इसके लिए मैं तो फिर यही कह रहा हूं कि जिस ढंग से आपके कार्यकर्ता कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं लव जिहाद को रोकने के लिए, या इस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच जहां गुंजाइश होती है वहां सो कॉल्ड, जिसको आप अपनी भाषा में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कहेंगे, लेकिन इस तरह की राजनीति से लगता नहीं है कि उत्तर प्रदेश का या किसी सूबे का बहुत विकास नहीं होता है? इससे बंटवारा होता है, दिलों की खाई होती है। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे हुए और ये मान के चलिए कि हमारे लोगों के कारण ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। वहां हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है, ये मान के चलना चाहिए। इस बात के लिए आपको मुझे कम से कम धन्यवाद तो देना चाहिए। आप धन्यवाद नहीं देंगे, मेरी इस बात को आप नहीं स्वीकार करेंगे। दंगा हुआ वो अखिलेश सरकार की नाकामी थी। नाकामी थी ना, तो बोलिए इस बात को। बिल्कुल इस बात को बोलिए कि उसकी नाकामी थी। नाकामी थी, जैसे निकम्मों को सत्ता से बाहर करिए यहाँ से। दंगे के समय बिल्कुल नाकामी थी, बाहर करना चाहिए ऐसे लोग जो सुरक्षा न दे सके दंगाइयों पर। मैं जोर दे रहा हूँ, दंगे के समय सफाई में जिस ढंग से जश्न हो रहा था वो भी शर्मनाक था। सरकार मथुरा से प्रारंभ होता है और सहारनपुर तक जाता है। बिल्कुल सही करें। 4 बार बरेली में दंगे हुए, बिल्कुल सही। मुजफ्फरनगर में 4 महीने तक दंगे होते रहे। अगर सरकार मुस्तैद होती तो जिस ढंग से दंगे कई दिन तक भड़के, शक्ति का संतुलन हम लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो संतुलन करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन दंगाइयों को किसी भी स्थिति में बख्शेंगे नहीं। तो ये आप डरा रहे हैं। डरा नहीं रहा हूं मैं, हम लोगों ने नियंत्रित किया है, बिना सत्ता के बल पे किया और आगे भी करेंगे हम लोग। जिस ढंग से आप डरा ये रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूं, उनको जागरूक कर रहा हूं कि जिस ढंग से पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में आपकी हिंदू युवा वाहिनी जिस ढंग से काम गोरखपुर ही नहीं, हम लोगों ने आजमगढ़ को भी नियंत्रित किया है। अगर जरूरत पड़ी आजमगढ़ से सब लोग डरते थे, अब आजमगढ़ में हर व्यक्ति जा सकता है। अब आजमगढ़ में जाने में किसी को संकोच नहीं। और ये मान के चलिए किसी ने किया तो हिंदू वाहिनी जैसे संगठनों ने किया है और आगे भी हम लोग करेंगे, रोकेंगे। दंगे नहीं होंगे तो विकास होगा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास इसलिए थमा है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार दंगों ने जनजीवन को प्रभावित किया है, आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा किया है। और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ये दोनों सरकारें उन दंगाइयों को लखनऊ में लाकर के सम्मानित करते थे। स्टेट प्लेन का दुरुपयोग होता था, इन दंगाइयों को लाकर के सम्मानित किया जाता था। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ऐसे दंगाइयों से सख्ती के साथ निपटने का कार्य करेगी। योगी जी, मैं ये पूछ रहा हूं, ऐसे दंगाइयों से सख्ती से सरकार निपटे, अच्छी बात है, सरकार की ड्यूटी होती है, सरकार की जिम्मेदारी है कि निपटे, लेकिन क्या ऐसे दंगाइयों से, अगर दंगा ऐसे होता है तो योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी या योगी आदित्यनाथ के कार्यकर्ता निपटे? ये तो फिर अराजक स्थिति होगी। देखिए, जब सरकारें निकम्मी हो जाएंगी, एक भी उदाहरण आप नहीं दे सकते जहां पर किसी हिंदू संगठन ने दंगा किया हो या अपने स्तर पर कोई कानून अपने हाथों में लिया हो। लेकिन शक्ति का संतुलन बनाने की आवश्यकता है और वह शक्ति का संतुलन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बना है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? आप देखते रहिए, बनाएंगे। जरा सुनते हैं, आप जरा सुना दीजिए। मैंने कहा ना, जनता जानना चाहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाइए, क्यों दंगे नहीं हुए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, बस ये उदाहरण पर्याप्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्यों दंगे हुए, मैं जरा समझना चाहता हूं, जरा समझा दीजिए। वहां जब दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, उसमें हर दल के नेता थे जो पर्दे के पीछे कहीं न कहीं उकसावे की राजनीति कर रहे थे, चाहे कांग्रेस के इमरान नासूर, देखिए ये तो चाहे नेता तो बाद में आया, चाहे बीजेपी के हो, नेताओं के नाम मैं बता सकता हूं, नेता बाद में आए हैं, के पीछे उकसा रहे थे वहां, नेता बाद में आए हैं। कार्यकर्ता क्या आपको नहीं मालूम कि जब पहली बार उन 2 बालकों की हत्या होती है, बिल्कुल सब मालूम है, हत्या होती है, उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के द्वारा उन हत्यारों को पुलिस स्टेशन से छुड़वाया जाता है और फिर वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों को खुली छूट दी जाती है दंगा करने की। और स्वाभाविक रूप से दंगा होगा, एक पक्षीय मार शुरू होगी तो दूसरा पक्ष हाथ पे हाथ धरा हुआ बैठे नहीं बैठ सकता। चलिए, वो काम सरकार का है। दंगा हुआ, हुई, लगातार हुई। आपके इल्जाम में आंशिक या पूर्णतः सत्यता है, इसकी जांच सरकार का जिम्मा है। और ये सवाल उठे हैं, आपने जिन मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हाँ ऐसे सवाल उठे हैं। लेकिन सवाल उठता है, ऐसे हालात अगर कहीं बनते हैं, उससे निपटने की जिम्मेदारी, मैं फिर कह रहा हूं, सरकार की है। जब सरकारें निकम्मा हो जाएंगी, जनता को खड़ा होने का अधिकार है, जनता को खड़ा होने का अधिकार है।
अपनी सुरक्षा के लिए जनता को भी खड़ा होने का अधिकार है, सरकारें निकम्मी हो जाएंगी तो इसका मतलब आप जनता को उकसा रहे हैं? उकसा नहीं रहा हूं, अपनी सुरक्षा के लिए उनको सावधान कर रहा हूं, जागरूक कर रहा हूं। योगी जी, मुझे लगता है ये जो उकसावे की राजनीति है ना, इस राजनीति से कहीं न कहीं कई बार मोदी भी दूर हटना चाहते हैं, और आप लोगों के खासतौर से उकसावे की राजनीति, उकसावे के बयान, इसलिए कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी नसीहत दी है कि बीच बीच में लोग ऐसे बयान देकर एजेंडा को डिरेल कर देते हैं, तो उन नसीहतों का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोगों पे? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर जहां पर बहुसंख्यक समाज को मारा जा रहा हो या उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, स्थानीय राज्य सरकारें निकम्मी होकर के इन सब बातों की अनदेखी कर लें, अनसुनी कर दें, तो फिर वहां पर पब्लिक की जिम्मेदारी क्या बन जाती है? वह आखिर कहीं तो जाएगी, कुछ तो करेगी। क्या अब उसको मरने देना चाहते हैं? मुझे तो लगता है कि आपका वक्तव्य ऐसे लगता है जैसे आप चाहते हैं कि कश्मीर की तरह सब लोग पलायन करके भाग जाओ। जी नहीं, अपना दूसरा ठिकाना सरकार ढूंढो। मैं ऐसे नहीं सरकार हो और सकता। सिस्टम को तोड़कर कोई आदमी कानून अपने हाथ में सरकारें लाठी डंडे से सरकारें उतरे, भी मैं उसके सरकारें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 14 वर्षों से चली हैं, आप कोई व्यवस्था लागू करते हैं, कहते हैं कि साहब कन्या विद्याधन लागू करेंगे, लेकिन साहब नहीं, मुस्लिम कन्याओं को मिलेगा, हिंदू कन्याओं को नहीं मिलेगा। हम विकास के लिए पैसा देंगे, कब्रिस्तान के लिए पैसा देंगे, आखिर शमशान घाटों के लिए दे दो। ये सब नहीं कर रहे हैं आप। इसको सेकुलर कहते हैं, और अगर हम कहते हैं कि सबको दो, अगर शमशान घाट नहीं, सबको तो नहीं कहते। वही मैं कह रहा हूं ना, फिर वही मैं कह रहा हूं, नहीं कहते ना। उत्तर प्रदेश की पिछले 14 वर्षों की सरकारों की पूरी नीतियां ही सांप्रदायिक रही हैं। एक भी बार मीडिया इस पे क्यों नहीं बोला है? इस पे क्यों नहीं बोला है? नहीं, वो तो यानी कब्रिस्तान को पैसा मिले और शमशान घाट को ना मिले, कन्या विद्याधन मुस्लिम कन्याओं को मिले लेकिन हिंदू कन्याओं को ना मिले, एक भी बार क्यों नहीं आपने इस पे उंगली उठाई? अगर सरकार ऐसी बेईमानियां करती है तो वो भी गलत है। की है, इसका जवाब अखिलेश मैं कह रहा हूं ना, यादव की से है, आपके नेता और पूछना चाहिए था आपको अखिलेश यादव से इस बारे में। वो अगर ऐसी कोई सरकारें करती वो भी गलत है, और योगी जी आप भी एक तरफा जब करेंगे हिंदू, मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूं, वो भी हमने कहा हम अहिल्याबाई कन्या विद्या योजना के अंतर्गत स्नातक तक की शिक्षा सभी बालिकाओं को देंगे। सभी बालिकाओं का मतलब जाति, मत और मजहब कहीं नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की सभी बालिकाएं उससे कवर होंगी, कोई एक जाति विशेष की नहीं होंगी। हम विकास की बात करते हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से बिजली देंगे, तो बिजली देने के बाद जाति, मत और मजहब में कहां आड़े आ रही है? हमने कहा सबका विकास होगा, हमने कहा सबका साथ होगा। अगर हम सबकी समृद्धि और सबकी सुरक्षा की बात करते तो हम सांप्रदायिक हो गए, और अगर हम दलित मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं या यादव मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं तो वह सेकुलर हो गए। ये दोहरापन समाप्त होना चाहिए। योगी जी, एक सवाल मैं जनता से लूंगा, लेकिन आपने सबका साथ सबका विकास अच्छा जुमला है और प्रधानमंत्री मोदी का भी नारा है, लेकिन सबका साथ सबका विकास में 371 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी बांटती है, और उसमें अगर एक मुस्लिम भी नहीं है, जिस मुस्लिम की आबादी यूपी में 18 से 20% है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है सबका साथ सबका विकास कहना, और अगर किसी को टिकट न देना या आपको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो उसके क्या मायने हैं। इसका जवाब लूंगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी, माइक दिया जाए। हेलो योगी जी, मेरा नाम अशोक प्रताप राय है। मैं आपसे दो चीज जानना चाहता हूं। एक, जिस तरह की आपकी राजनीति है और जिस तरह की ओवैसी साहब की राजनीति है, और दोनों तरफ के लोगों को भड़काने की राजनीति है। हमारा भारतवर्ष एक बहुत शांतिप्रिय देश रहा है। आप दोनों लोग अगर संन्यास ले लें तो आपको नहीं लगता है कि इस भारतवर्ष के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा? आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप कश्मीर में जाके समझाते, आपको एक उपदेशक के रूप में हम लोग कश्मीर भेजते, बहुत अच्छा होता। कश्मीर में आपके उपदेश बहुत प्रासंगिक होते हैं, और कोई सवाल? पत्थरबाजी कम हो जाती है वहां। एक माइक। योगी जी, आपके और आपके प्रभाव से भय पे गोरखपुर के पास 5 जिले ऐसे हैं। कुशीनगर का हाल बिल्कुल बर्मा जैसा हो रहा है, मुसलमान वर्ग वहां सांस नहीं ले पाता है। तो आप किस तरह के काम करने में, और जिसको हम माफिया कहते हैं वो भी यही जस्टिफिकेशन देते हैं रॉबिन हुड वाला, कि साहब सरकारें चीजें नहीं पहुंचा पा रही, हम अमीरों से लूट करके गरीबों को दे रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कुशीनगर में जिस प्रकार के तत्व हैं, आपको मालूम है कि आईएसआईएस से जुड़े हुए तत्व भी कुशीनगर में पकड़े गए,
और अगर आप उसका समर्थन करते हैं तो मैं इसको बहुत हम दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, मानता ये हूं। भड़काई नहीं, हम लोग और डेलीगेशन पिछले ऐसे साल लेकर गए हैं तत्वों योगी को, जी। ऐसे ऐसे तत्वों के गरीबों साथ को सख्ती के देखिए, साथ निपटा जाना हम चाहिए। लोग वहां जा चुके हैं। इसीलिए ऐसे कह रहे हैं, गरीब मुस्लिम परिवार ऐसे बच्चों को तत्वों के कहीं साथ से सख्ती कोई से निपटा जाना चाहिए। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। मैं देखिए, कह रहा हूं ना, आप जो ये आदमी चीजें हैं वहां पर। जो मजलूम है वो आईएसआई नहीं हो सकता है। आप जो वहां पे मजलूम है वो पाकिस्तान का ISI झंडा लहराएंगे, आप वहां पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे तो इस चीज को कोई स्वीकार नहीं कर सकता, कोई नहीं स्वीकार कर सकता इस चीज को। एक मिनट बैठ जाइए। हाँ बताइए, बैठ के पूछिए। महाराज जी, मैं प्रदीप सिंह। भारतीय जनता पार्टी एक नारा दिया है कि भ्रष्टाचार और अपराधी मुक्त शासन देने का। मैं पूछना चाहता हूँ, व्यापम घोटाला है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में हुई है, और अपराधी की बात और गुंडा राज की बात होती है, तो आपका प्रदेश अध्यक्ष जिसके ऊपर दर्जनों गुंडे, अपराधी और कत्ल के मुकदमे दर्ज हैं, आप कैसे इस चीज़ को जनता को समझा पाएंगे कि आपके दल में गुंडा और भ्रष्टाचारी नहीं है? देखिए, व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है और मध्य प्रदेश में एक भी मंत्री या किसी भी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मामला अब तक नहीं पाया गया है, और सीबीआई को जांच करने दीजिए। जो दोषी पाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए संकल्पित है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रदेश में पिछले 14 वर्षों से जिस प्रकार की सरकारें हैं, स्वाभाविक रूप से किसी के खिलाफ भी मुकदमा दायर कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में जितने दंगे हुए आपने देखा होगा, पीड़ित के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज हुए हैं, और जो प्रताड़ित करने वाला था उसको स्टेट प्लेन से बुला करके लखनऊ में मुख्यमंत्री सम्मानित करता है। ये तो उत्तर प्रदेश की 14 वर्षों की सरकारों की कार्यपद्धति रही है। तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण उत्तर प्रदेश का और क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी इसी प्रकार के राजनीतिक मुकदमे हैं। वह कोई आपराधिक छवि के नहीं, उनकी तुलना आप अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया सरगनाओं से करें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा। ये किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के खिलाफ एक अन्याय होगा और साजिश होगी। एक सवाल और लेते हैं। योगी एक जी, मिनट बैठ जाइए, डिसिप्लिन योगी जी, रखिए। मैं आपके सुधीर पास मिश्रा आएंगे। हूँ, नवभारत टाइम्स से। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप 5 बार से सांसद हैं गोरखपुर से, और आपके अलावा भी काफी मंत्री हैं और भी पार्टियों के लोग हैं। पिछले कई वर्षों से जापानीज इंसेफ्लाइटिस की प्रॉब्लम बनी है, सैकड़ों बच्चे हर साल मर रहे हैं, और आज तक आप लोग विकास की बात करते हैं लेकिन इस प्रॉब्लम का हल नहीं ढूंढ पाए। आपने जापानी इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई को कभी नजदीक से देखा है? जी, मैं गया हूँ कई बार। आपको मालूम है ना कि इस लड़ाई को नीचे जीरो से लेकर के आज जिस स्तर तक हम पहुंचा चुके हैं, मैं लेके गया हूं। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने इसके लिए स्पेशल वार्ड भी बना दिया है। अकेले देश का एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जहां पर वायरल रिसर्च सेंटर हम लोग बना करके इस बीमारी के उपचार और इसके निदान की पूरी व्यवस्था हम लोग वहां पर कर लिए हैं। पहले ये जापानी इंसेफ्लाइटिस था, इस समय वह एक्यूट इंसेफ्लाइटिस है। अब जो मौतें हो रही हैं एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से हो रही हैं, जापानी इंसेफ्लाइटिस से नहीं हो रही हैं। इसलिए वायरस का नेचर चेंज होने से उसमें समय लग रहा है। गोरखपुर में एम्स इसीलिए हम लोग लेकर के गए हैं, मोदी जी ने एम्स गोरखपुर में इसीलिए दिया है कि ईस्टर्न यूपी के जो हमारे लगभग 8-10 ऐसे जिले हैं जो सर्वाधिक इससे प्रभावित हैं, वहां पर हम इस बीमारी के उपचार और इसके पूरे समूल इस बीमारी को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठा सके। योगी जी, जैसे उन्होंने पूछा गोरखपुर की बात की, गोरखपुर की बात करें तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके दिल में हिंदू रहते हैं, ये तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आप एक पीठ के महंत हैं और आपकी पूरी विरासत है, लेकिन इस दिल में कहीं मुसलमानों के लिए भी थोड़ी जगह है, सबका विकास, सबका साथ के तहत। देखिए आप, हम लोग जब विकास कर रहे हैं तो विकास में फिर जाति मत मजहब कहां से आ जाता है? कहां से आया मैं बताता हूं। मैं आपको बताऊं पहले। मैं बताता हूं, सुन लीजिए कि गोरखपुर में अगर कोई मोहल्ला है, बाजार है जिसका नाम था मियां बाजार, आपने उसको कर दिया माया बाजार, करवा दिया। अली नगर कोई था, उसको करवा दिया आर्य नगर। उर्दू बाजार को कर दिया हिंदी बाजार। अब 2 दुकान वहां है, एक किसी रामलाल की है तो हिंदी बाजार है, एक सुलेमान की है तो उर्दू बाजार है। ये आपका गोरखपुर है जो आपने किया। इसलिए मैंने हमने पूछा तो कहा कि हमने किया है नहीं, हुमायूंपुर को हमने हनुमानपुर कर दिया है, इस्लामपुर को ईश्वरपुर कर दिया है, और भी करेंगे अभी, और भी बदलेंगे। जो हमारे अनुकूल होगा हम वो काम करेंगे, जिससे हमारी पहचान होगी उसको हम करेंगे, और कोई बुरा नहीं है ये। अगर नाम बदल दिया है, आपने मायावती जी को नहीं कहा जिन्होंने अकबरपुर को अम्बेडकर नगर कर दिया है, इसको भी तो बोलिए। आप कहिए कि मेरे दिल में सिर्फ हिंदू बसते हैं और मैं सबका साथ सबका विकास नहीं, हिंदू का साथ हिंदू का विकास, फिर सबका हटा दीजिए। फिर ये विकास, ये तो नामकरण हुए हैं।
हम जब फर्टिलाइजर कारखाना खोलते अगर हैं आप तो चाहते उससे हैं सभी सुलेमान लोग रहे लाभान्वित नहीं, होते अगर आप चाहते हैं। हैं हम सलमान एम्स रहे खोलते नहीं, हैं तो उससे अगर सभी आप लाभान्वित चाहते होते हैं शाहरुख रहे हैं। हम नहीं, सड़क बनाते हैं तो सभी लोग उससे लाभान्वित होते हैं। हम गोरखपुर में वायु सेवा शुरू करते हैं तो सभी लोग उससे, केवल हिंदू ही थोड़े जाता है, मुसलमान भी उससे जाता है। एम्स बनेगा तो सभी लोगों का उपचार होगा। और यही नहीं, आप दूर की बात कर रहे हैं, आप अब एम्स जाइए में तो ऐसा सर गोरखनाथ मंदिर में जाइए पहले, और गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में जाइए, जितना हिंदू भोजन नहीं पाता होगा उससे ज्यादा मुसलमान भोजन पाता है। गोरखनाथ मंदिर के चिकित्सालय में जाइए, जितने हिंदुओं का उपचार नहीं होता होगा उससे ज्यादा मुसलमान उससे लाभान्वित होता है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, नहीं कोई बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो जो आपने किया उसी के आपको बता रहा हूं मैं, बात कहां कर रहा हूं मैं, तो तथ्य पे बात करो। एक मिनट आप, नहीं नहीं, एक मिनट। अभी आपने कहा कि एम्स में सबका इलाज होगा, जाहिर होगा, वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो सकता। आखिर ये हम ही लोग तो करा रहे हैं। जाहिर है, वहां ऐसा नहीं हो सकता कि दाढ़ी वाला देख के उसको कहीं और भेज दिया जाए, टीका अरे भाई, वाला वही मैं देख के कह रहा कहीं हूं और ना, भेज तो वहां दिया जाए। भेदभाव कहां है? लेकिन फिर ये लड़ाई क्यों ऐसी है कि मियां बाजार का नाम माया बाजार या उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार, अली नगर को आने, जिसका जो नाम है रहने दीजिए। क्यों रहने दे? नहीं, मैं क्यों जानना रहने चाह रहा हूं, दे? इसका तर्क मैं जानना चाह रहा हूं, क्यों रहने दे? हम लोग जानना चाह रहा हूं इसका तर्क। कोई तर्क ये है कि यह देश पहले वह माया बाजार था, औरंगजेब के समय मियां बाजार हो गया। हमने कहा नहीं, इसको फिर से माया बाजार करो। इस्लामपुर नहीं था, पहले ईश्वरपुर था, इस्लामपुर जबरन कर दिया गया, हमने कहा फिर से ईश्वरपुर करो। तो ये जो हनुमानपुर था उसको हुमायूंपुर किया गया, फिर से हनुमानपुर किया गया। बहुत अच्छा। कोई बुरा नहीं किया। अगर तो किसी विदेशी ताजमहल का आक्रांता नाम के राम द्वारा, महल एक मिनट, किसी विदेशी आक्रांता के द्वारा किसी कालखंड में कुछ ऐसा कार्य किया गया है, उसको बदला जाना चाहिए। जी। यह देश की सांस्कृतिक आजादी की लड़ाई भी है। सही बात है। तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल किया जाना मतलब चाहिए। आवश्यकता है तो किया जाना चाहिए। चलेगा। तो जो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया, उसको अयो भी जांच आपको- का विषय है, चर्चा करिए ना इस पर कभी खुले मंच पर। अच्छा, तो इसका मतलब जो भी पुरानी विरासत है, अगर कहीं लाल कोई किला विरासत है, नहीं, कुतुब मीनार जो है, देश के हित में होगा हमें वह कदम सख्ती के साथ उठाना चाहिए, बिना सोच, बिना लौंग लपेट के, बिना संकोच के। तो जो योगी- देश के हित में, देश की सुरक्षा के हित में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के हित में हमें वो कदम उठाने में कोई संकोच नहीं करना तो चाहिए। योगी जी आप ये मानते हैं, आप थोड़ा गुस्से में हैं, तो मैं कोई थोड़ा गुस्सा शांत नहीं हो हूं रहा मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, मैं आप तो चाहता क्योंकि हूं मुझे कि आप कह थोड़ा रहे गुस्सा हैं, करिए। मुझे भय है कि आपको फिर पसीना ना हो जाए। नहीं, बस बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं आप गुस्सा करिए, पसीना नहीं आएगा मुझे, चिंता मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब हुआ कि आप देश के हित में मतलब मानते हैं, जो 20-22% मुस्लिम आबादी है वो देश हित के खिलाफ है, उनको हाशिए पर रखकर आप अपना देश, अपनी दुनिया, आप अपना कभी सूबा गोरखपुर बनाना आएंगे ना, वहां मुसलमान जब पीड़ित होता है तो वह कहीं और नहीं जाता, वो मेरे पास ही आता है, कहता साहब देखो कोई- फलाना उस- गुंडा वहां उसके पास मुस्लिम कोई मुझे विकल्प नहीं है। परेशान कर रहा है। और उत्तर प्रदेश सरकार से भी जो पीड़ित होता है तो भी मेरे पास ही आता है, कहीं और नहीं जाता है। अकेले सांसद हूं जो 2, 3, 4 घंटे पब्लिक के लिए खुले उसमें बैठता हूं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई तामझाम नहीं, कोई भी आए अपनी बात कहें, और फिर अगर बातचीत से मानेंगे ठीक, नहीं तो आंदोलन का रास्ता वहां तय होता है। हर एक व्यक्ति की सुरक्षा और हर एक व्यक्ति का विकास आपको देखना, गोरखपुर में जाकर के देखिए। एक बार इसको ये बोलेंगे, हर एक व्यक्ति मतलब हिंदू हो या अरे मुसलमान, क्या बात करते हैं? जो सबकी भारत का सुरक्षा, नागरिक है, सबका विकास। जो भारत का नागरिक है वो हमारा नागरिक है, उसमें जाति मत और पंथ कहां की बात आती है? जब उस अरे नागरिक- मैं जब उस सनातन हिंदू नागरिक धर्म का का उपासक मोहल्ला बदलना चाहते हूं, हैं। सनातन हिंदू धर्म का उपासक हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता हूं। मैं किसी मत और मजहब का विरोधी नहीं, लेकिन जो भारत का विरोधी है मैं उसका विरोधी हूं। सर, वो कोई भी हो, मैं उसका विरोधी हूं। योगी जी, ठीक है, तालियां बजाइए आप लोग। योगी जी, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू कहां हमारी विरोध? पहचान उर्दू तो एक- हिंदी उर्दू से एक है या भाषा- उर्दू से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, आप मेरी- फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। मेरी भाषा हिंदी है, मैं उर्दू नहीं जानता हूं। तो फिर लेकिन वहां के लोग मैं भी देश हिंदी का जानते नागरिक हैं, हूं, मैं तो जानना हम चाहता हिंदी के हूं, नाम पर क्यों ना नाम रखें? सर, सवाल तो मैं पूछ रहा हूं, जवाब आप देंगे। जिस वही दिन मैं बोल- आपकी तरह यहां आ जाऊंगा चुनाव लड़ने, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आज मेरा दिन है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, या पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से आप चुनाव प्रचार करते हैं, और जाहिर है वहां आपकी फैन फॉलोइंग भी काफी है, क्या आपके दायरे में, आपकी राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? शाहनवाज हुसैन मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। अब वो डॉक्टर बीजेपी में हैं तो दुश्मन तो हो डॉक्टर नहीं एपीजे सकते। अब्दुल कलाम को जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रपति के लिए खड़ा किया था, सबसे पहला सांसद था जिन्होंने समर्थन किया था। भारत का मुसलमान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बने, शाहनवाज हुसैन जैसा बने,
पहला व्यक्ति रहूंगा जो समर्थन करेगा। लेकिन अगर यहां पर कोई ओसामा बिन लादेन को और औरंगजेब जैसे दुर्दांत लोगों को अपना आइकॉन मान करके भारत के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा, तो फिर उनके उन विषैले फनों को सख्ती के साथ कुचलने के लिए भी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ यकीनन अगर भारत में कोई पाकिस्तान का झंडा लहराने की घटनाएं तो हुई गलत हैं। करेगा, कार्रवाई होना चाहिए लेकिन उनके ये कहकर आप पूरी आबादी को ये नहीं पूरी कहना आबादी चाहिए की बात नहीं कि की सब हमने। भारत में पाकिस्तान हमने का पूरी झंडा आबादी लहरा। की बात नहीं एक कही बार है। हम सवाल लेते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, चलिए पहले योगी जी, मैं आपसे सवाल एक- पूछना एक- चाहती हूँ। आप सुनिए, देखिए मैं बहुत नहीं, मैं बार बार एक आपसे मिनट, इसके बाद आइए। मैं बार बार एक मिनट आपसे बैठ बात जाइए, उठा इसके रहा बाद हूं। आइए। आप मेरी बात आप सुनिए। इसके मैं बाद बिल्कुल नहीं, रेलेवेंट एक बात मैं बिल्कुल रेलेवेंट बात उठा रहा हूँ। इसके बाद- जो डिस्कशन अच्छा, चल रहा चलिए। जो डिस्कशन चल रहा है उस पर उठा रहा हूँ। चलिए, ठीक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्व संचालक हाँ जी। गुलवालकर साहब ने अपनी किताब में ये फरमाया कि आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों को दूसरे दर्जे का शहरी बन के रहना होगा, न वो कोई अधिकार मांगेंगे न उनको कोई अधिकार दिया जाएगा। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस मुल्क के सभी शहरी बराबर हैं, मजहब की बुनियाद पर उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप क्या एमपी बीजेपी की हैसियत से अपने हाई कमांड को मशवरा देंगे कि गुलवालकर साहब के इस कथन को जो आउटडेटेड हो गया है उसको निरस्त करे पार्टी और सभी शहरियों को चाहे जिस मजहब के हो उनको बराबर का दर्जा देखिए, दे? भारत एक संविधान से संचालित देश है और भारत के उस संविधान से ही भारत की व्यवस्था संचालित होगी। भारत मत, मजहब या जाति या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव, भारत का संविधान इसकी छूट किसी को नहीं देता है। और मुझे लगता है कि भारत के संविधान की शपथ लेकर के हम लोग इस बात को पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि भारत के अंदर जाति, मत, मजहब या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है। लेकिन यह भी सच है कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल तुष्टीकरण के नाम पर इस देश के बहुसंख्यक समाज को गाली देते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और उनके विरोध में अपनी नीतियां बनाते हैं। इसके बारे में भी बोला जाना चाहिए। जहां तक श्री गुरुजी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे, उन्होंने जो बात कही है वह इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कही। उनकी बातचीत इस बारे में है कि भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत की राष्ट्रीयता के साथ जोड़ना चाहिए। भारत नेशन फर्स्ट है, उसके बाद जाति, मत और मजहब है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जी, सचिन, मेरा सवाल था। एक सेकंड, तायरा जी आ रहा हूँ। हाँ, योगी जी, आप जिन हिंदू हितों की बात कर रहे हैं उनमें से बहुत से हिंदुओं को, जैसे मैं भी हिंदू हूँ, बहुत से हिंदुओं को लगता है कि राम मंदिर की याद आप लोगों को सिर्फ चुनाव के वक्त आती है। तो क्या आपके लिए राम मंदिर का मुद्दा सिर्फ चुनाव लड़ने का एक जरिया है, मुद्दा है, या इसके बारे में आप लोग अभी कुछ करेंगे? नहीं, हम लोग करेंगे। मैं कल ही रायपुर में राम मंदिर का उद्घाटन करके आया हूं। भगवान राम का ननिहाल है और भगवान राम के ननिहाल में राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। और ज्योतिषीय जो गणना है वो ये बताती है कि भगवान राम के ननिहाल में मंदिर का निर्माण अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। लेकिन योगी जी जो उन्होंने सवाल, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बनेगा और समय आने पर तारीख भी बताएंगे। लेकिन योगी जी ये जो सही कहा, उन्होंने सवाल पूछा कि राम मंदिर की बात चुनाव के ठीक पहले होने लगती है। जैसे अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, केशव मौर्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से आ गया कि उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार दो तो राम मंदिर बनाएंगे। जैसे बहुमत की सरकार मिलके सब 2/3 विधायक जाकर वहां सीधे मंदिर बना देंगे। जब आपकी केंद्र में बहुमत की सरकार है, जब बड़े नेता बात करते हैं तो कानून तय करेगा, लेकिन जब चुनाव आता है तो आप हो या केशव मौर्य फिर राम मंदिर के कुछ तो धैर्य रखिए। मैं समझता हूं राज्य सरकार की बड़ी भूमिका है। 1986 में जब अयोध्या में राम जन्मभूमि का ताला खुला था तो कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि लॉ एंड ऑर्डर को आप बनाए पाएंगे। राज्य सरकार ने लिख के दिया। मैं श्रद्धांजलि दूंगा स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी को, जिन्होंने उस समय राम मंदिर के इश्यू को लेकर के, और स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को, जिन्होंने 89 में अयोध्या से कांग्रेस के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया था। और मैं धन्यवाद दूंगा राहुल गांधी को कि राहुल गांधी अपने पिता का अनुसरण करते
तो संभवतः कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। सवाल वो नहीं है स्वामी जी, सवाल ये है जैसे होगा, आपने होगा। कहा कि राज्य सरकार की भूमिका होती है, बड़ी महत्वपूर्ण तो एक में भूमिका। सुन लीजिए, राज्य सरकार की भूमिका अगर होगी तो एक अमित शाह ने, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ देर पहले मैनिफेस्टो जारी किया, कुछ दिन पहले आप भी मंच पर थे। उस मैनिफेस्टो में बहुत सारे वायदे हैं, वही वायदे पूरा करते करते शायद 5 साल में पूरा ना हो, तो आप वो वायदे पूरा करेंगे जो मैनिफेस्टो में दिया, या जाकर मंदिर बनवाने जाएंगे वहां जहां कानूनी मामला फंसा है कोर्ट में? मंदिर भी बनेगा और ये विकास के सारे कार्य भी होंगे। हमारा विकास कार्य जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके होगा, सबके लिए होगा, सबका साथ और सबके विकास की बात होगी। जब ये आप बोलते हैं ना योगी जी कि जात मजहब इन सब से ऊपर उठ के होगा, तो बहुत दिलचस्प लगता है, क्योंकि जब फिर आपके बयान पढ़ने लगते हैं तो लगता है जो आप बोल रहे हैं और जो आप पहले जो बयान देते हैं आप लोग और जो चुनाव के समय बोलते हैं, कितना फर्क है योगी जी। सबका साथ सबका विकास, ये अगर है तो आप बोलते हैं, बनारस में आपने 2 साल पहले कह दिया था कि आपको अगर अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी गणेश की मूर्ति स्थापित कर देंगे। हमने काशी विश्वनाथ मंदिर के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कहा था। आप ज्ञानवापी में जाएंगे, ज्ञानवापी में वर्ष में एक बार हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति मिलती है। मस्जिद के अंदर गर्भगृह में नीचे जो मंदिर था, पुराना काशी विश्वनाथ का मंदिर था, ये वर्तमान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, ये अहल्याबाई होलकर जी ने बनाया था। लेकिन काशी विश्वनाथ का जो मुख्य मंदिर था, ज्ञानवापी मस्जिद उसी के ऊपर बनी हुई है, क्योंकि आप पूरे ज्ञानवापी के चारों तरफ देखेंगे सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई है, सारा जो आर्किटेक्ट है वो सब वही प्राचीन है। अंदर गौरी गणेश आज भी मौजूद है, नंदी अंदर मौजूद है। मैं कहता हूं क्या किसी मस्जिद के अंदर गौरी गणेश या नंदी मौजूद हो सकती है? आप जो है दोहरापन की बात कर देते हैं। एक तरफ कहते हैं कि साहब जो है मस्जिद के अंदर ये सब चीजें नहीं होती, बुत परस्ती होती है, दूसरी तरफ ज्ञानवापी में है, साल में एक बार हिंदू वहां जाता है, पूजा करता है। ये कौन सी बात है? आप इसके बाद भी इतने बड़े प्रमाण हैं जो आपको चिल्ला चिल्ला चीख चीख करके कह रहे हैं कि काशी विश्वनाथ का मंदिर है, तब भी आप हमारी बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए योगी जी, काशी विश्वनाथ मंदिर तक तो आपकी बात अपनी बात रखी, लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, मैं पूछना चाहती हूँ अंजुमानी जी, ये आदित्यनाथ योगी जी से, कि ये हिंदुस्तान पूरी दुनिया में साधु संतों, सूफियों और औलिया अल्लाह और स्वामी विवेकानंद जी के सांझी संस्कृति से पहचाना जाता है। क्या आप स्वामी विवेकानंद जी के आचरणों और आदर्शों पर अगर उतरे तो मैं समझती हूँ ज़्यादा आप लोकप्रिय होंगे, और इस देश को कोई भी समुदाय, ना तालिबानी, ना उसामा और ना ही किसी पाकिस्तान का झंडा उठाता है। ये एक साजिश के तहत नफरत फैलाई जाती है। अगर इस देश में बहादुर शाह जफर और वीर अब्दुल हमीद और अशफाक उल्लाह और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों की तरह से आपके विचार हो, तो हम समझते हैं कि सभी समुदाय के लोगों को देशभक्ति का सफाई नहीं देनी पड़ेगी। आप लोग सिर्फ देशभक्ति नहीं है, पूरा देशभक्त है। बात सुनिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो हम तो स्वामी विवेकानंद के ही उन वचनों को आत्मसात कर रहे हैं जो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हम भी कहते हैं, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी, और बस यही बोलिए ना, यही बोलिए, यही बोलिए। हम लोग यही इसी बात को कहते हैं कि गर्व से कहिए हम हिंदुस्तानी हैं। आपके कहने से नहीं बोलेंगे, हम लोगों की आत्मा कहती है, इसीलिए कह रहे हैं। के दबाव से नहीं तो यही तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और अगर वही बात मैं कह रहा हूं तो इसमें बुरा मानने की बात कौन सी? नहीं बुरा। कोई और सवाल पूछना चाहता? जी, एक मिनट बैठ जाइए पीछे, माइक, हाँ उनको माइक दीजिए। हाँ, एक मिनट आप बैठिए, पहले बीच में आप बैठिए, पीछे जाना। जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने बात की राष्ट्र की, आपने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, और तो जाहिर है कि हम अपने लोकतंत्र पे भी फख्र करते हैं, और वो लोकतंत्र जिस पिलर पे टिका हुआ है, खंबे पे, वो सेकुलरिज्म है। तो क्या आप उस सेकुलरिज्म पे और इस राष्ट्र को बढ़ाने में आप नहीं समझते कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आगे बढ़ाना चाहिए? आप बीच में बात करते करते कहते हैं हाँ इसका नाम बदल दूंगा, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम इसका कोई हिंदुस्तानी नाम, जब हिंदुस्तानी है तो हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप भी और मैं भी। ना आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना मुझे सर्टिफिकेट की जरूरत है, क्योंकि योगी जी वो मुसलमान जो हिंदुस्तान में रुके बंटवारे के बाद 1947 के बाद, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे,
वो नहीं रहना चाहते थे इस्लामी सेटअप में, और उन्हें अपने राष्ट्रवादी होने पर बहुत गर्व है, और हमें किसी से सर्टिफिकेट की क्या जरूरत। हम तो रुके अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप में, और हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, तो उसमें बांट के तो आप भारत को पीछे ले जाना चाहते हैं। आप बहन जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और मुस्लिम है, अपने मौलाना और मौलवियों को समझा पाते कि 3 तलाक के मुद्दे पर भी इस प्रकार का फतवा जारी करते, बहुत अच्छा होता, बहुत अच्छा होता ये। और मैं इस बात को विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है। मैं क्षमा चाहूंगी, मुस्लिम औरतों के तलाक का मुद्दा आपका मुद्दा नहीं है, मेरा ये हम मुद्दा लोगों नहीं का है, मुद्दा ये है, देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं देश का मुद्दा है। आप पूरे देश की महिलाओं के आरक्षण की बात करिए, उनको राज्यसभा में, विधानसभा में अरे पहुंचे, वो मिल ही और जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी वो ने तो कहा मिल ही था, जाएगा। मुझे दुख होता है कि लोग धर्म को व्यापार बना रखा है, जिस तरह व्यापार व्यापारी नहीं है। अपने लाभ और हानि के लिए लड़ता है, इसी तरह धर्माचार अपने प्रचार के लिए लाभ और हानि में लड़ते हैं। ये जो है ये व्यापार नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को समझाए कि 3 तलाक के मुद्दे पर फतवा जारी करें और एक बड़ी मुस्लिम आबादी को न्याय दें, बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। आप जैसे प्रगतिशील मुस्लिम महिलाओं की आवश्यकता है इस देश को। एक मिनट बहस ना करें। हाँ हेलो हाँ जी, एक सेकंड, जिसको मैं बोलूंगा वही सवाल पूछे। 1 मिनट। हाँ, आप माइक थोड़ा ऊपर कर लीजिए मैडम, हाथ नीचे बीच में पकड़िए उसको। जी हाँ, बीच में पकड़ लीजिए। जी पूछें। योगी जी, तलाक का मुद्दा, ट्रिपल तलाक कोई इशू नहीं है मुसलमानों का। जो इशू मुसलमानों का है उसको उजागर करिए, यानी एजुकेशन उनकी कितनी बैकवर्ड है, उनका रहन सहन बैकवर्ड। माइक नजदीक करें, माइक नजदीक करें, आप माइक मुंह के नजदीक करें। हाँ, यूं उनका एजुकेशन का ख्याल करें। ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा नहीं है, आप इस तरह के इश्यूज ना उठाइए मेहरबानी से। ये वो वक्त आ गया है कि आप देखें कि मुसलमान, औरतों का क्या मुद्दा, मुसलमान खुद मर्द भी एजुकेशन में कितने पीछे है, बहुत से हालात, उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। छोटे सवाल मैडम। हाँ, बस ये वाले इश्यूज उठाइए और गलत सलत मोहन जी बातें आपने मत बहुत करिए। अच्छी बात कही है। हम मुझे लोगों लगता को है कि ये बात उन दलों को समझानी चाहिए जो मुसलमानों को केवल आजादी के बाद वोट बैंक बना करके रख दिए हैं। अगर वोट बैंक मुसलमान नहीं बना होता तो वह भी समाज के विकास की मुख्य धारा के साथ उसी प्रकार से फिट बैठता जैसे कि अन्य जाति और मत के लोग बैठे हैं। यहाँ ये इस योगी जी देश जो में कह वही रहे हैं, स्थिति पैदा हुई। योगी जी से मैं सहमत हूं कि आप जो सवाल इनको कह रही हैं, ये उठाए मुसलमानों की गरीबी, गुर्बत और इसकी बात, वहां जो पार्टियां जो मुसलमानों को सदियों से, दशकों से वोट बैंक समझती है, वो पार्टियां भी वहां मुसलमानों के सिर्फ वोट बैंक समझती है, उनके विकास की बात कम करती है। चुनाव में रमजान के मौके पर, ईद के मौके पर टोपी लगाकर मुसलमानों के साथ तस्वीरें खिंचवाते नेता भी मुसलमानों का भला नहीं करते हैं। चलिए हम वापस योगी से जरा हमको 2 सवाल पूछने हैं। एक तो आपने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, आपने कहा कि कश्मीर में जो अशांति है, जो हिंसा का दौर है, आपने तो पहले कहा था कि पीडीपी जो है वो आतंकवादियों का संगठन है। जब आप उनके साथ गठबंधन करते हैं, आपको तो शांत कश्मीर मिला था, अब तो पूरी तरह से अशांत हो गया है। आप उसकी जिम्मेदारी पीडीपी को देते हैं कि खुद को। दूसरी बात बिहार में जब चुनाव हो रहा था, मोहन भागवत जी ने एक आरक्षण की बात उठाई थी। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है तो आपके वैद्या जी ने आरक्षण की बात उठाई। आपकी पार्टी का ये रुख है या ये आरएसएस का? और आरएसएस का अगर है तो आप उससे सहमत है कि नहीं सहमत हैं? चलिए देखिए, भारत के संविधान पर हम लोगों का अटूट विश्वास है और भारत के संविधान के द्वारा दिए गए प्रावधानों का पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिए। आरक्षण एक संवैधानिक प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो व्यवस्था दी गई है, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, जहां तक कश्मीर की बात है, आपने महाभारत का वह वचन सुना होगा जिसमें अग्रतः चतुर्वेदा पृष्ठतः सशरम धनु, यानी हम आगे चारों वेदों को इसलिए रखते हैं जिससे गलत लोगों को सन्मार्ग पर ला सकें, और जो लोग सन्मार्ग पर नहीं चलेंगे उनके लिए हमारे पास धनुष बाण भी है। तो ये इस बात को बताता है कि हम बातचीत से, जो लोग मुख्य धारा से भटके हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ जुड़ना चाहते हैं,
पीडीपी को उसी के तहत हम लोगों ने जोड़ करके एक राजनीतिक स्थिरता के लिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार दी है। और आने वाले समय में भी जम्मू कश्मीर के अंदर वे सारे कार्य होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में पहले था। चलिए बीजेपी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देखिए का है, बीजेपी का है कि नहीं? देखिए, वैद्य जी ने अपनी बात को साफ कहा कि हम मजहबी आरक्षण के खिलाफ हैं, संविधान द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति को दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ नहीं है। मजहबी आरक्षण देश के लिए खतरनाक है, इसको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, इसकी मांग नहीं उठनी चाहिए। रुचि, आपके समर्थक कहते हैं कि अगर यूपी में रहना है तो योगी योगी कहना है, इसका नारे का क्या मतलब है और ये डराने वाला नहीं है? अरे भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि तस्माद योगी भवा अर्जुन, अर्जुन को कहा अर्जुन योगी बनो। अगर प्रदेश का हर नागरिक योगी बन जाएगा तो प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा, विकास भी हो जाएगी, सुरक्षा भी हो जाएगी। योगी आदित्य एक मिनट जी, अरे योगी जी एक मिनट एक साथ सब लोग मत बोलिए प्लीज। हाँ, इनको दीजिए। हेलो, मेरा नाम रत्नेश चंद्रा है। आपसे एक सवाल यह है कि हमारे भारत देश की नींव अखंडता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, चाहे संविधान हो उसमें सब में लिखा हुआ है। क्या आप कभी कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे हिंदू मुसलमान एक साथ होकर भारत देश की प्रगति में कुछ कर सकें? ये बड़ा गंभीर सवाल है। हमारे द्वारा उठाए जाने वाला हर कदम यूनिटी के लिए है, इंटीग्रिटी के लिए है और इस देश के एक अच्छे फ्यूचर के लिए है, और वह कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इस पे मैं क्या कह सकता हूं, योगी जी ने कह दिया कि जो कुछ बोलते हैं यूनिटी के लिए बोलते हैं, जो कुछ करते हैं यूनिटी के लिए करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन की बात करते हैं, यूनिटी के लिए करते हैं। गोरखपुर में मियां बाजार को माया बाजार, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, ये सब यूनिटी के लिए करते हैं। लेकिन चलिए, योगी जी हैं, अपनी बात करें। योगी आदित्यनाथ, एक बार फिर एक सेकंड फिर सवाल ये उठता है कि मैं जानना चाहूंगा, इस बार मैं चाहूंगा थोड़ा दिल खोल के बताएं कि आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने उम्मीदवारों को, अपने नेताओं को, जितने लोगों के लिए टिकट चाहते थे, क्या उन सबको टिकट मिल पाया? कितने लोगों को टिकट चाहते थे? मैंने किसी के लिए कोई टिकट की मांग नहीं की है। एक फाइनल सूची में मैं स्वयं भी बैठा हुआ था और जो भी कार्यकर्ता हमारी मेरिट में खड़ा उतरता था, हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको टिकट मिले और टिकट उन लोगों को दिया गया है। हम लोगों ने कार्यकर्ताओं से अपील की है, सबको जिताने की व्यवस्था करिए। कार्यकर्ता जीतेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो प्रदेश में सुरक्षा और विकास होगा। तो ये आपके जो खास सुनील सिंह हैं, जो हिंदू कोई मतलब युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष, ये सब बाहर किए जा चुके आपके हैं। दायां हाथ हैं। मेरा कोई दायां और बायां नहीं, मेरा सारा समाज मेरा दायां बायां है। तो सुनील सिंह जो उम्मीदवार कुछ खड़े कर सकते हैं क्या? ये सब वापस हो चुके हैं। तो मतलब जितने उम्मीदवार आप चाहते थे उतने मिल गए? आप मेरा कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के 403 विधानसभा क्षेत्रों का हर कार्यकर्ता मेरा कार्यकर्ता है, हर उम्मीदवार मेरा उम्मीदवार है। चलिए, ये थे सर एक मिनट आखिरी खत्म करना पड़ेगा। एक मिनट बैठे। कॉन्फ्रेंस होती थी गोरखपुर में जो योग पे होती थी, पिछले 3-4 साल से वो ऑर्गेनाइज नहीं की गई है। तो क्या अब योगी आदित्यनाथ कंप्लीटली लोकतांत्रिक हो गए हैं? आपको संभवतः मालूम नहीं है कि गोरखपुर में, गोरखपीठ में गुरु गोरक्षनाथ योग संस्थान है। प्रतिदिन वहां पर योग संस्थान, योग शिविर चलते हैं। स्पेशल कॉन्फ्रेंस होती है। आप गलत बोल रही हैं। अवैधनाथ जी के बाद अरे आप गलत बोल रही हैं ना। योग पर हर साल कॉन्फ्रेंस हो रही है। पर अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से लोकतांत्रिक हो चुके हैं, क्या अब हम ये समझ लें? योग पर हर साल कॉन्फ्रेंस होती है। बहन जी, मैं आपको भी पता नहीं आप कहाँ छुपे हैं। एक मिनट मैडम, गलत बोल रही हैं आप। डिबेट नहीं, चलिए। आपका ये वक्तव्य पूरी तरह गलत है। हर साल, पिछले वर्ष भी 2016 में 15 से लेकर के 22 जुलाई तक योग पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस गोरखपीठ में हुई थी और इस साल फिर प्रस्तावित है। चलिए, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ यहाँ चुनाव मंच पर आए, अपनी बात रखी, अपने ढंग से अपनी बात रखी, बचाव भी करते रहे, सबका साथ सबका विकास की भी बात करते रहे और इस बीच हिंदू मुसलमान पलायन और जो योगी आदित्यनाथ जिन बयानों के लिए जाने जाते रहे हैं उसके बारे में भी बात करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी चुनाव मंच पर आने के लिए। धन्यवाद। शुक्रिया। नमस्कार।
आप सब लोग बने रहे, कुछ मिनट में दूसरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, उनसे डिबेट शुरू होने वाला है कुछ मिनट में।